Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. Let's move on to our new topic, the European Union. ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सिंपल है. इस पे क्वेश्चन भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही आएगा. तो लेट्स लुक एट द थ्री मेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन यूरोपियन यूनियन. पहला तो है द यूरोपियन यूनियन. ये क्या बॉडी है, हाउ इट केम इनटू पिक्चर, इसका क्या ओरिजिन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या चैलेंजेस हैं. आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के क्या चैलेंजेस हैं, पहला टॉपिक हम ये करेंगे. दूसरा टॉपिक हम करेंगे ब्रेग्जिट. ये आपने शायद न्यूज़पेपर्स में सुना भी हो. लास्ट फ्यू ईयर्स से यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन जो है, यूके जिसको हम बोलते हैं, यूके ने एग्जिट कर दिया है. 31 जनवरी 2020 को उसका एग्जिट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और 31 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन विल स्टॉप टू बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. और तीसरी चीज जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंडिया एंड ईयू, इनके रिलेशनशिप कैसे हैं. सो दीज आर गोइंग टू बी आर प्राइमरी थ्री टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन कि द यूरोपियन यूनियन ये है क्या. Just like before starting any topic, I like to go through the geography of it. So let's do the same thing here as well. This is the map of European Union. ये देखिए यूनियन क्या है. एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि कोई भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हम बोलते हैं बच्चे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. जब few countries, let's say collection of countries, mostly neighboring countries, when they form an organization, then we call it a regional ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के. कितने तो आप कर भी चुके हो. फॉर एग्जांपल यू हैव डन एशियान, आसियान किया आपने, एपेक किया है, मीकोंग गंगा कॉपरेशन किया है ना. वैसे अभी आप करोगे आगे मेरे साथ में ब्रिक्स, वैसे ही आप करोगे मेरे साथ में बिम्स्टेक. ठीक, इसी तरह से कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे. इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशंस which acted like an inspiration for others is the European Union. Okay, so this is a regional organization, collection of few countries, they are making an organization. तो ये देखो, from Portugal to Spain to फ्रांस, बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, नीदरलैंड्स, देन जर्मनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इन सबको बाद में ऐड किया था, पोलैंड, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन. कैन यू सी, ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं. आज अगर आपने मेरी सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास लगाई है तो ये देखो, ये कौन सी कंट्री है, जल्दी से बताइए. ये है जो आजकल बहुत खबरों में चल रही है, आज ही की है ना, बेलारूस, जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है. तो मैंने आपको बताया था कि इसका मैप एस्टोनिया से नहीं लगता. एनीवेज, सो दिस इज द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन. इन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है. अब कैन यू सी वन थिंग, जस्ट बिकॉज यू आर इन यूरोप does not necessarily mean that you are a part of European Union. ऐसा भी हो सकता है कि I am a European country but I decide against joining European Union. For example, ये देखो नॉर्वे में बहुत साल पहले रेफरेंडम हुआ था और लोगों ने बोला कि हमें नहीं ज्वाइन करनी है ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली नॉर्वे में दोबारा एक रेफरेंडम हुआ था कि शुड वी ट्राई टू गो फॉर ईयू. लोगों ने दोबारा बोल दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वी आर फाइन लाइक दिस ओनली. तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंट्री यूरोप में तो है बट यूरोपियन यूनियन को ही लगे कि यार हमने नहीं बनाना इसको अपना मेंबर. हो सकता है. देखो फॉर एग्जांपल यही लगा लो आप, बेलारूस जो है तो आरयूएस है, तो ये यूरोप में, लेकिन नहीं बनाया हुआ इसको मेंबर. ठीक, तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि इफ यू आर अ यूरोपियन नेशन तो आप यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर होंगे. अब एक मैप आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ. इस मैप को स्लाइटली, इसको थोड़ा सा आपने केयरफुली देखना है. ये देखो, ये जो ब्लू कलर के हैं ये सब कौन है, करंट मेंबर्स. ये सब हैं करंट मेंबर्स सारे के सारे. और ये जो रेड कलर में है
ये हैं फॉर्मर मेंबर्स, पहले हुआ करते थे और अब छोड़ दिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? As you can see, we have the example of UK. UK used to be a member, but it is not a member anymore. अभी मैंने आपको बताया ना कि इसने क्या किया है, रेफरेंडम करवा के यूके ने इसको छोड़ दिया है। सिमिलरली और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने पुराने टाइमों में रेफरेंडम करवा के छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में भी रेफरेंडम हुआ था बहुत पहले, तब ईयू ही प्रॉपरली नहीं बनी थी और उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में आते हैं बच्चे हमारे पास में पोटेंशियल कैंडिडेट्स। पोटेंशियल कैंडिडेट्स में आप देख सकते हो कौन है सबसे बड़ा? टर्की। टर्की हैपन्स टू बी one of the biggest potential candidates. In fact, because ऑफिशियल कैंडिडेट बोल दो या पोटेंशियल कैंडिडेट बोल दो कि ये कैंडिडेट जिसको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रीजन वाई टर्की इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग इस्लामिक इज कि टर्की को ऐसा लगा है कि यूरोप, डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छा खासा टर्की यूरोप में आता है, फिर भी इसको कभी यूरोपियन नेशन माना ही नहीं जा रहा, इसको इस्लामिक नेशन माना जाता है। तो फिर टर्की को लगता है कि यू नो व्हाट, इफ यू पीपल डोंट थिंक दैट आई एम वन ऑफ यू गाइज, देन आई माइट एज वेल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूरोप, पर मैं इस्लामिक वर्ल्ड का ही हेड बन जाता हूँ अगर तुम लोगों ने मुझे अपना मेंबर नहीं बनाना। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। बट नाउ यू कैन सी कि दिस इज द मैप ऑफ ईयू। ईयू के जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो है 27 मेंबर्स। इट है 28 मेंबर्स, फिर ब्रिटेन के एग्जिट के बाद में 27 मेंबर्स आ जाते हैं। तो चलो अब आपको मैप क्लियर हो गया है, तो नाउ वी शुड स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज यूरोपियन यूनियन। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चे इसका इंट्रोडक्शन, कि ये स्टार्ट कैसे हुई यूरोपियन यूनियन, फिलोसफिकली स्टार्ट कैसे हुई। तो है क्या है, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज। ये ना बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका खुद का पार्लियामेंट भी है। दैट्स राइट। अब आपको लगेगा कि अगर लेट्स से मान लो कोई भी कंट्री है फ्रांस, फ्रांस का खुद का भी तो पार्लियामेंट है, और फिर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है एंड देयर इज अ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एज वेल। तो हु डिसाइड्स व्हाट? तो होता क्या है कि देर आर सम फंक्शंस, those functions or some guidelines that are provided by this parliament which is EU parliament, और फिर फ्रांस का जो पार्लियामेंट है वो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाता है। सो दिस इज, इट्स प्रीटी मच लाइक दिस। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से इंडिया की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का पार्लियामेंट है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी हिसाब से आपको पता होगा कि कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन सो ऑन, सिमिलरली आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, these also form these governments also make laws, but दो चीजें रहती है, एक तो सम पावर्स आर रिजर्व फॉर पार्लियामेंट, उसके ऊपर कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट या पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट लॉ ही नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल पंजाब टुमारो कैन नॉट से कि यार हमने अपनी खुद की करेंसी के ऊपर लॉ बना दिया, करेंसी तो एक ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सिमिलरली टुमारो आंध्र प्रदेश कैन नॉट कम अप विद इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इज एसेंशियली मेड बाय द गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेट्स कैन नॉट हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी, ओनली इंडिया एज अ कंट्री कैन हैव इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो लेकिन देर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉस तो बना सकती है, बट दे हैव टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद पार्लियामेंट्स कोऑर्डिनेशन। उसी तरह से इधर होता है कि यू हैव, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड बॉडी, इट हैज इट्स ओन पार्लियामेंट, इट हैज इट्स ओन करेंसी जिसको हम वो बोलते हैं, यूरो बोलते हैं। बट नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट कि पार्लियामेंट्स जो है कंट्रीज के और यूरोप का, वो बड़े कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अब इंस्पिरेशन इसकी कहाँ से आई, ये बनी कहाँ से? तो इंस्पिरेशन में ना जो सबसे पहला हम बोलते हैं वो हम बच्चे बोलते हैं, एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं जो आपको हम एथिक्स में कराएंगे, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ही टॉक्ड अबाउट परपेचुअल पीस। ये क्या बात बनी? आपको ना आई वॉन्ट टू टुडे टेल यू वन थिंग कि लुक एट दिस कॉन्टिनेंट, जस्ट लुक एट दिस कॉन्टिनेंट, दिस होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट।
वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक 2020 तक, which is like तकरीबन तकरीबन 70 years, this has been one of the longest peaceful time in Europe's history. Otherwise Europe has a very violent history. जर्मनी, हिटलर फाइटिंग विद फ्रांस, हिटलर फाइटिंग विद देम, उससे पहले फ्रांस एंड यूके फाइटिंग विद ईच अदर, उससे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी फाइटिंग विद यूके, रशिया फाइटिंग विद पोलैंड, पोलैंड फाइटिंग विद फिनलैंड। इनकी ना बहुत ज़्यादा परपेचुअली बहुत वायलेंट हिस्ट्री रही है यूरोप की। लेकिन इमैनुअल कांट ने एक बार एक्सपेक्ट वो किया था, काइंड ऑफ जिसको आप बोल दो कि he had a dream that one day Europe will have a perpetual peace, countries will live in cooperation and not in conflict। तो कहीं ना कहीं तो फिलोसफिकल इंस्पिरेशन इज कमिंग फ्रॉम इमैनुअल कांट्स आइडिया। दूसरा एक जो हम ज़्यादा इससे क्लोज बोलते हैं, वो बोलते हैं एक और थिंकर हमारे पास हुए हैं जिनका नाम है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो जो है, इनकी एक 1885 की स्पीच है जिसको हम बोलते हैं कि दैट हैपन्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेस एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ ईयू इज कंसर्न। ऐसा बोलते हैं कि दिस स्पीच प्लांटेड अ सीड, इसने बीज उगा दिया और फिर इवेंचुअली ईयू एज अ ट्री बन के बड़ा हुआ। तो इन्होंने क्या बोला था अपनी स्पीच में, इन्होंने बोला था अ डे विल कम व्हेन A day will come in Europe when arms will fall off, हथियार लोग गिरा देंगे, and war will look absurd। वॉर का कोई पॉइंट नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत एब्सर्ड आइडिया है, लड़ना भी कोई मतलब सिविलाइजेशंस को शोभा नहीं देता। इट डजेंट सूट अ गुड civilized nations that they are fighting with each other। he contemplated, he hoped that a day will come in the history of Europe when arms will fall off and war will look absurd। चलो, अब यहां से तो आ गया एक इंस्पिरेशन फिलोसफिकल, जिसको मैंने बोला कि इंस्पिरेशन। उसके बाद में अब ये यूरोप जो है ये बना कैसे, दूसरा जो आता है इसके बाद वो आता है यूरोपियन यूनियन बनी कैसे, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन, लाइक यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज जुड़ना। इंटीग्रेशन ना दो लेवल्स पे होती है कभी भी। जैसे लेट्स टेक, मैं एक क्लास में चला गया, दिस इज चेतन शर्मा एंड ही मीट्स पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड सो ऑन पर्सन n। जितने ज्यादा लोगों को मैं मिलता गया उसको मैं क्या बोलूंगा कि मेरी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गई इन सब से। मोर, एक ही लेवल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मिलता गया, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड हो गया। एक दूसरा क्या है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, पहले इससे मेरी हाई हेलो थी, उसके बाद में हम इकट्ठे जाके बारबेक्यू नेशन खाना खाना शुरू कर दिया, नो फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, अब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। सिमिलरली ये नाउ व्हाट इज हैपनिंग, डीपनिंग ऑफ रिलेशंस। तो if you look at integration of European Union, it has happened on two levels। What are those two levels? Level 1 is expansion and level 2 is deepening of relationship। Expansion and deepening। ओके, तो इसमें हुआ कैसे है, पहला तो आप यही देखिए कि मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे कि 1951 में बेसिकली ना ऐसा नहीं हुआ कि वन फाइन डे ऑल दीज नेशंस गॉट टुगेदर कि यार चलो आओ लेट्स मेक अ यूरोपियन यूनियन। हुआ क्या है, इट स्टार्टेड ऑफ in 1951 when few countries thought कि यार let's make an organization। फिर 1957 more countries joined, then 1987 more countries joined, then subsequently over the course of years treaties होती गई, one treaty after another and number of जिसको बोलते हैं ना मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या था
पहली ट्रीटी हुई लेट्स से कि यार यू नो व्हाट, नाउ दैट वी आर एक्टिंग लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ अबाउट वी डू नॉट चार्ज कस्टम ड्यूटीज, कि यार मेरी कंट्री से कोई सामान आपकी कंट्री में आए, आपकी कंट्री से इधर आए, इधर से इधर आए, हमें कस्टम ड्यूटीज नहीं चार्ज करना चाहिए, वी शुड ट्रीट इट एज आर ओन मटेरियल। फिर उस इसको हम बोल देंगे पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, यू नो व्हाट, आपके कंट्री के लोग यहाँ पे आके काम करें, हमारे इधर आके काम करें, वी शुडंट रियली माइंड, तो और डीपनिंग होगी। तीसरा बोला, यू नो व्हाट, हाउ अबाउट वी यूज सेम करेंसी, तुम अभी फ्रैंक यूज करते हो, मैं कोई और यूज करता हूँ, ये डॉलर यूज करता है, हाउ अबाउट वी ऑल यूज यूरो, और डीपनिंग होगी। बोला, यू नो व्हाट, हाउ अबाउट वी हैव आवर वन सिंगल आर्मी, और डीपनिंग होगी। सो दिस थिंग, when the scope of partnership is increasing and the intimacy levels are increasing, that is what I'm calling uh, deepening of relationship. Expansion means that more and more countries are joining EU. Okay, तो I hope you are getting the point. अब इसमें ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट ऑल्सो प्लेड एन important role. Why? United States of America always wanted that if these countries, all these countries, if they get together and act like a one joint, one single entity, then इधर से मॉस्को से कम्युनिज्म जो है इट कैन बी कंटेन्ड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सपोर्ट रही, और ईयू जो है इट बिकेम वन बिग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि हाउ डिड इट कम इनटू पिक्चर, कि व्हाट वर दोज वेरियस ट्रीटीज विच ensured द फॉर्मेशन ऑफ ईयू। तो इसमें सबसे पहले 1951 में ट्रीटी हुई। ये आपको ना एज सच मैंने नोट्स में दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए ना, इफ़ यू नो द बैकग्राउंड्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, व्हेन यू रीड मैगजीन्स, व्हेन यू जस्ट स्टडी कॉन्सेप्ट्स, यू हैव better capability to contemplate in a in a more with more wisdom, because you know the background of everything. तो 1951 में सबसे पहले क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कोयला एंड स्टील कम्युनिटी। ओके, तो ये सबसे पहले हुआ, जिसमें कुछ कंट्रीज ने जो कोल और स्टील से रिलेटेड काम करते थे, उन्होंने एक ट्रीटी की। तो ये माना गया यहीं पे कि यार यू नो व्हाट, कोल एंड स्टील, ये इट यूज टू it it has been used in history for making arms, but now after this treaty 1951 की ट्रीटी के बाद में हम सब कंट्रीज एक दूसरे से कोल और स्टील में ट्रेड करेंगे टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस विल ब्रिंग पीस टू द एंटायर यूरोप, दैट आर्म्स के लिए जो इसकी सिग्निफिकेंस यही है, एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कोल एंड स्टील कम्युनिटी की, कि वो चीज़ें जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बनाने के लिए यूज होती थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होंगी। एंड है भी है, यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। फिर 1957 में ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रोम। इसमें और पार्टिसिपेंट्स बढ़ा दिए गए और एक यूरोपियन इकोनॉमिक ऐसे करके एक कॉरपोरेशन बना दी गई। फिर आया हमारे पास 1987 में, यहाँ पे आया सिंगल यूरोपियन एक्ट, जिसने क्या किया, इट मेड यूरोप और ईयू, आई बेग योर पार्डन, वन मार्केट। अब ये क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लो एक बार बच्चे। देखो, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई बेग योर पार्डन, ऑल दीज कंट्रीज, these are acting like one big market, these are acting like one big market। इसका मतलब क्या हुआ, यहां में कोई गुड्स बने हैं। अर्लियर अगर कोई स्पेन में कोई प्रोडक्ट बनता, उसको वो सिर्फ कहाँ बिक सकता था, स्पेन में, लेकिन अब वो फ्रांस में भी बिक सकता है, बेल्जियम में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी, पोलैंड में भी, स्वीडन में भी। एंड सेम इज ट्रू अबाउट अ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग मेड इन पोलैंड, वो स्पेन में बिक सकता है, फ्रांस में बिक सकता है, आयरलैंड में बिक सकता है, आज से कुछ साल पहले तक यूरोप में बिक सकता था। तो पहला तो हम एक दूसरे को मार्केट एक्सेस दे रहे हैं,
दूसरी चीज़, कोई चीज़ स्पेन में बनी मान लो 100 रुपये की, वो चीज़ को फ्रांस को एक्सपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पे फ्रांस क्या करता है, फ्रांस बोलता है कि यू नो वट, हम तो इसके ऊपर 20 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, हमारी कंट्री में आपका सामान भी तो बिक रहा है, तो वो 120 रुपये का हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल मार्केट की तरह एक्ट करेंगे तो फिर स्पेन का प्रोडक्ट ये 20 रुपीज़ नहीं लगेंगे, तो एक 100 रुपये का ही बिकेगा इधर भी फ्रांस में। सो दैट वेज स्पेन का प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी competitive इन फ्रांस। सिमिलरली फ्रांस का प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू बी competitive इन स्पेन एंड बेल्जियम एंड सो ऑन। नंबर 3, मान लीजिए स्पेन का एक प्रोडक्ट है, वो फ्रांस में गया, फ्रांस की एक करेंसी है, इसकी दो करेंसी है, और लेट्स से फ्रांस की करेंसी आजकल अच्छा नहीं कर रही या स्पेन की करेंसी अच्छा नहीं कर रही, देन पीपल विल बी लाइक नो नो नो, वी आर नॉट बाइंग, कन्वर्जन में मेरे को नुकसान हो जाएगा, जब करेंसी की कन्वर्जन करेंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। बट यहाँ पे कितना इजी है कि अगर सिंगल यहाँ पे बायर है फ्रांस में कोई बैठा और यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, इसने इससे पूछना है कितने की दी ये चीज़, वो बोलेगा जी 30 यूरोस की दी ये चीज़ मैंने, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज़ इज 30 यूरो, बस बिल कट जाएगा। ये भी उसी करेंसी में बात करता है, ये भी उसी करेंसी में बात करता है, ना कोई कन्वर्जन करनी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, ना कोई कस्टम ड्यूटी चाहिए, ना कोई स्पेशल फ्रेट चाहिए, ना कुछ आपको पोर्ट्स को पैसे देने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से प्रोडक्ट आएगा इधर चला जाएगा। नंबर 4, यहाँ पे एक पर्सन रहता है और उसने डिग्री की है से होटल मैनेजमेंट में, और ऐसा है कोइंसिडेंटली मान लीजिए कि स्पेन में ज़्यादा होटल्स नहीं है, ऑल्दो मतलब मैंने गलत एग्जांपल लिया है, स्पेन हैपन्स टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, बट एनीवेज अज्यूमिंगली स्पेन में इतने होटल्स नहीं है और यहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं है, पर ये बंदा जाके लग्जमबर्ग में जॉब कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो बहुत बड़ा ये, या इटली में बहुत ज़्यादा ऐसे वाली जॉब्स हो, तो ये यहाँ जाके जॉब कर सकता है, तो इट इज़ एक्टिंग लाइक वन सिंगल मार्केट। नाउ एक और चीज़, इसी चीज़ को हम और आगे बढ़ा देते हैं, तो लेट्स अब एक चीज़ की जाए, ये कंट्रीज़ मिलकर क्या करें, ये बोलें कि यार पता क्या, हम ना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक ही तरीके से बनाते हैं, अ वेरी कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, सो दैट ये जो सारा एरिया है इसकी इकोनॉमी को प्रिडिक्टेबल बनाया जा सके। लेट्स से कि महंगाई हो रही है और इनको लगता है कि यू नो व्हाट, महंगाई हो रही है, लेट्स मेक एन इकोनॉमिक पॉलिसी विच विल कंटेन दिस इन्फ्लेशन, तो स्पेन भी वैसी ही पॉलिसीज बना दे, फ्रांस भी, जर्मनी भी, पोलैंड भी, ऑल दीज कंट्रीज आर फॉलोइंग सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज विच विल कंटेन इन्फ्लेशन ऑल्सो नोन एज महंगाई। सिमिलरली मान लो महंगाई तो नहीं हो रही आजकल, बट जॉब्स भी नहीं है मार्केट में। और इन सब को लगता है कि यार एक काम करते हैं, लेट्स मेक एन इकोनॉमिक पॉलिसी जिससे ना महंगाई होती है तो हो, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन, बट जॉब्स क्रिएट हो जाए बहुत सारी। तो वो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बना देगा और इधर से सबने कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी बनाई। तो इस तरह से ओवर, व्हेन कंट्रीज आर एक्टिंग लाइक दिस, when they are acting like single market, no separate taxation, no custom, no nothing like that, इसको हम क्या बोल रहे हैं, one market। this thing started to happen in 1987 when single European act was made to create one market। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी आई, जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कभी भी यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो essentially the name European Union is coming from this treaty only, that was in 1992, जिसको हम बोलते हैं maastricht ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी ने फिर ये यूरोपियन यूनियन बनाई और इसका एक पार्लियामेंट बन गया और एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी बन गई, सिंगल करेंसी एंड ऑल दैट, सो दैट दिस होल एंटिटी इज एक्टिंग लाइक वन सिंगल यूनिट। अगर आप देखोगे इट हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज ऑन अर्थ नाउ, बिकॉज इतनी इसमें फर्क क्या है ना, लुक एट द मेंबर नेशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं इसमें, फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, फिनलैंड है ना, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ये कोई
ऐसे वो नहीं है, इजी नेशंस नहीं है। कुछ नेशंस ने इसको नहीं भी ज्वाइन किया हुआ, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड ने नहीं किया हुआ, नॉर्वे ने नहीं किया हुआ। नॉर्वे जैसी कंट्रीज है ना, ये क्या है, ये ईयू का पार्ट नहीं है, बट ये अदरवाइज ईयू के साथ में काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं। मतलब दे कॉपरेट विद इट, नॉट लाइक कि कोई किसी टाइप की कोई रिजेंटमेंट है और इनकी आपस में लड़ाई है, कोऑर्डिनेट करते हैं। बट होता है ना कि सम पीपल लाइक देयर स्पेस, तो नॉर्वे के केस में वही हो रहा है इधर। बट काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इकोनॉमिक, जो एक ईईसी करके एक बॉडी है, नॉर्वे हैपन्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि ये कॉपरेट करते हैं बट नॉट, बट बाहर से ही रहते हैं, ज़्यादा उसके ज़्यादा वो नहीं करते, इंटरमिंगलिंग नहीं है ईयू के साथ में। देन 2007 यहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन कहाँ है? पोर्चुगल में। इस ट्रीटी ने किया फिर कि यार यू नो व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एज वेल। सो आज की डेट में क्या है, इनकी एक कॉमन अच्छी सी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। तो यू कैन सी दैट फ्रॉम 1951, ऑल द वे फ्रॉम 1951 to 2007, over the course of 50, more than 50 years, and through multiple treaties it came into picture। जो है ना ईयू ऐसे इवॉल्व हुई है, ये बहुत ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अपने वाली क्या, ये जो अदरवाइज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनी है कि वन सिंगल शॉट में बस बैठे और सबने बोला कि चलो लेट्स फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन एक बार बैठ के बना ली गई। ये ईयू बहुत डिफरेंट है, उससे ऑर्गेनिकली इवॉल्व की है। अब आते हैं इसके, अब हमने इंस्पिरेशन कर लिया, हमने वो कर लिया, ट्रीटीज कर ली, और हमने इंटीग्रेशन कर लिया, है ना। कि इंस्पिरेशन क्या है, इमैनुअल कैंट एंड विक्टर ह्यूगो, और वो इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डीपनिंग, और तीसरा अब हमने किया है ट्रीटीज। फोर्थ हमारा ईयू में जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जो ईयू के हैं, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट्स में भी हैं। पहला है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल जो है ये इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, हाईएस्ट, इसको आप माइंड मत करना, हाईएस्ट बॉडी। ओके, तो ये क्या करती है कि इसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स हर साल मल्टीपल टाइम से बॉडी मिलती है, और इसी की बॉडी को मिलने को हम क्या बोलते हैं, व्हेन दीज यूरोपियन काउंसिल इज सिटिंग, हम बोलते हैं कि ईयू सबमिट हुआ है। तो ईयू ने किस तरह से काम करना है, क्या डिसीजन लिए गए, ये डिसाइडिंग बॉडी है यूरोपियन काउंसिल। इसके बाद में सेकंड आती है हमारे पास में काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख दे एक बार, एक सेकेंड। सबसे पहले आ गई हमारे पास यूरोपियन काउंसिल। ये कौन सी होगी बॉडी, हाईएस्ट बॉडी होगी जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे है, काउंसिल। दूसरे नंबर पे हमारे पास हो गई काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्या है, ये मिनिस्टीरियल काउंसिल है। इसमें क्या होता है, सारी कंट्रीज के मिनिस्टर्स आकर बैठते हैं और वो अपने आपस में डिस्कशंस करते हैं कि हाउ वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। एक और जो बहुत थर्ड और इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो ये हो गई हाईएस्ट। एक और जो बहुत थर्ड इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है यूरोपियन कमीशन। ये क्या करती है, जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, यूरोपियन काउंसिल जो है ये डिसीजंस लेती है, उनको एग्जीक्यूट करवाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी टू इम्प्लीमेंट ईयूज डिसीजंस। तो ये जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी कमीशन, और ये जो है काउंसिल ये हो गई
मोर ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इधर डिसाइड किया गया और इधर इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद एक और बॉडी है जो डेलिब्रेशन का काम करती है, जो डिस्कशंस करती है सब चीज़ों की, उसको हम बोलते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। ये क्या है, जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल दीज कंट्रीज, उनको उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ सीट्स एलोकेट की जाती है। तो मान लो कि पार्लियामेंट में टोटल 100, यूरोपियन पार्लियामेंट में टोटल 100 सीट्स हैं। तो लेट्स से फ्रांस को ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो उनको 12 सीट्स मिल गई, जर्मनी की उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो उसको 15 मिल गई, और से स्वीडन की कम पॉपुलेशन हो उसको 3 सीट्स मिल गई। तो क्या होगा, ये जो 100 है यहाँ से 3 लोग आके बैठ जाएंगे स्वीडन से, 10 लोग आके बैठ जाएंगे फ्रांस से, और 15 आके बैठ जाएंगे जर्मनी से, एंड एज द केस में भी। ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जहाँ पे सारी कंट्रीज के वो आके बैठते हैं, मेंबर्स आके बैठते हैं। पर इसमें आप ये देखना कि जो इलेक्शंस होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो कंट्री वाइज नहीं होते। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं या जर्मनी में हो रहे हैं, वो हो रहे होते हैं पार्टी लाइंस के ऊपर, कि हाँ आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के। आई एम सॉरी अगर अभी ऑकवर्ड पॉज आ गया हो लेक्चर में, एक्चुअली माय फैमिली स्टार्ट्स कॉलिंग मी कि भाई दवाई ले लो, दवाई ले लो, तुम्हारी दवाई रह गई, जिंक खा खा के बुरा हाल हुआ हुआ है। एनीवेज, तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, इसकी पूरे इस तरह से पूरे यूरोप में इसके चुनाव होते हैं, और पार्लियामेंट में जाके, जहाँ पे स्वीडन में इनका पार्लियामेंट है, वहाँ पे बेल्जियम में, आई बेग योर पार्डन, तो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं सारे हर एक कंट्री के मेंबर्स। तो पूरे यूरोप में पार्टी लाइंस पे चुनाव होते हैं, ना कि कंट्री वाइज। ओके, तो दिस इज हाउ द यूरोपियन यूनियन हैज मल्टीपल बॉडीज। वन इज यूरोपियन काउंसिल, इसको आप ऐसे मानो कि यार ये तो हो गए आपके मेन मिनिस्टर्स, ये हो गए मिनिस्टर, मतलब सारे के सारे जो मिनिस्टीरियल काउंसिल बन गए यहाँ पे। कमीशन क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो ईयू के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, और यूरोपियन पार्लियामेंट जहाँ पे सारे पार्लियामेंट से लोग आके बैठते हैं। नाउ अब आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज डीपनिंग। किसकी डीपनिंग कैसे हुई, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह से मेंबर्स कंट्रीज जुड़ती गई 1951 में, और फिर उसके बाद में 1987 में, पर इसकी डीपनिंग कैसे हुई, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। नाउ सबसे पहले 1952 में 6 कंट्रीज दे जॉइंट यूरोपियन यूनियन 1952 में। उसके बाद 1973 में सबसे पहली एक्सपेंशन हुई, जहां पे क्या हुआ कि यूके, आयरलैंड, डेनमार्क, इन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। 1981 में फिर उसके बाद में ग्रीस आया, तो 51 में 6 कंट्रीज ने बेसिक ने ज्वाइन किया। 73 में 1973 में यूके, आयरलैंड और डेनमार्क ने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद में 81 में 1981 में ग्रीस ने इसको ज्वाइन किया धीरे धीरे। फिर 2004 में, जिसको बोलते हैं ना लार्जेस्ट एक्सपेंशन हुई, क्योंकि 1991 में क्या हो गया था कि रशिया टूट गया था, तो जो यूएसएसआर से टूटी हुई कंट्रीज थी बहुत सारी, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। 2007 में बुल्गारिया, ये आपको याद नहीं रखना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि कैसे बॉडीज बनी कैसे। और 2013 में क्रोएशिया। अभी फ्यूचर कैंडिडेट्स कौन से हैं, यूक्रेन एंड आइसलैंड, ये 2 फ्यूचर कैंडिडेट हैं जो शायद ईयू को ज्वाइन करेंगे जल्दी। तो नाउ यू सी कि हाउ 1951 से स्टार्ट हुई थी, धीरे 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 कंट्रीज ज्वाइन करती रही। अब आती है बात इस बात की कि आप बोलोगे सर आपने बोला है कि जस्ट बिकॉज कोई कंट्री यूरोपियन है डज नॉट मीन कि वो मेंबर बन जाएगी एंड ऑल दैट, तो फिर क्राइटेरिया क्या है, कोई भी कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर कैसे बनती है। तो इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं कोपेनहेगन क्राइटेरिया। कहाँ है कोपेनहेगन, आई थिंक इट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो कोपेनहेगन क्राइटेरिया है इसका, वो क्या है, पहली चीज कंट्री शुड बी अ यूरोपियन कंट्री,
बट नॉट इनफ। दूसरा क्या है, इट शुड हैव अ फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी। क्या मतलब बना इस बात का, आपकी ना अब नेक्स्ट वेंसडे से इकोनॉमी भी स्टार्ट हो जाएगी, राघव सर विल टेक दैट क्लास मोस्ट लाइकली। तो उसमें यू विल सी कि मार्केट इकोनॉमी होती है वो वाली इकोनॉमी जहाँ पे फ्री ट्रेड हो रहा होता है। सर जैसे इंडिया में भी अब मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे आपके मोबाइल फोन्स रिलायंस ने बना दिए, लोगों ने खरीद लिए, ठीक, पीपल आर बाइंग इट एंड देर इज नो गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। व्हेन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द स्टेट, देन वी से कि इट इज है मार्केट इकोनॉमी। अगर आपने सिंपलेस्ट वर्ड इसका लेना है तो आप ले सकते हो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज जो क्राइटेरिया है वो क्या है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप है आपकी कंट्री में, ह्यूमन राइट रिजीम है नहीं है और आपको यू का मेंबर नहीं बनाएंगे। चौथी चीज, यू शुड हैव ह्यूमन राइट्स, स्टैंडर्ड्स आपके चेक होते हैं अच्छे से, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। आप अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज को अच्छे से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। तो इस तरह के जो आइडियाज हैं उन सब पे बेस्ड होता है एक क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है कि वेदर यू आर फेसिंग, वेदर यू आर मीटिंग दिस क्राइटेरिया और नॉट। तो थोड़ा सा मतलब लिबरलिज्म की तरफ, थोड़ा सा क्या है ही प्रॉपर लिबरलिज्म की तरफ टिल्टेड है कि हर इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन मिले, जिसने जैसे रहना है वैसे रहे, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है करे, डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और आप यूरोपियन नेशन होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर, देन यू मीट द कोपेनहेगन क्राइटेरिया, देन दिस कंट्रीज और इनका पार्लियामेंट विल डिसाइड कि आपको देनी है मेंबरशिप कि नहीं देनी। अब इसमें आता है फिर चैलेंजेस। तो फिर इनके चैलेंजेस क्या है ये सुनो जरा। सो नाउ दैट वी नो अबाउट द क्राइटेरिया टू बी ए यूरोपियन यूनियन मेंबर, नाउ लेट्स लुक एट द चैलेंजेस। चैलेंजेस में सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो है केस ऑफ टर्की। टर्की का क्या चैलेंज है, मैंने आज भी आपको बताया था ना सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास में कि टर्की बहुत अल्ट्रा इस्लामिक होता जा रहा है। तो वो क्या है, ये देखो बच्चे, अगर एक बार हम ध्यान से देखें, आ, 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 ये देखो टर्की, ये रहा। बेसिकली क्या है कि प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन को, तो ये क्या है, एक क्रिश्चियन बॉडी है। नॉट लाइक कि यूरोपियन यूनियन अपने आप को क्लेम करती है कि हम क्रिश्चियन बॉडी हैं, पर अगर आप देखो तो क्रिश्चियन बॉडी है, और जो टर्की है वो क्या है, प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक है। अब होता क्या है कि ईयू कंट्रीज क्या चाहती हैं कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है सारा का सारा, फ्रॉम सीरिया टू इराक टू ईरान, ये सारा का ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है इसके और यूरोप के बीच में टर्की बना रहे एक बफर जोन, एक बफर जोन रहे, ठीक है, कि ना तो बिल्कुल कट्टर वही है, इस्लामी है, इस्लाम इज नॉट कमिंग टू आवर डोर्स बिकॉज वी हैव टर्की इन बिटवीन। तो ऑल्दो चाहे टर्की पिछले कुछ सालों से उसका क्लेम था कि यार वी मीट दी कोपेनहेगन क्राइटेरिया, वी आर इन यूरोप, वी हैव फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वी हैव फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी, वी हैव गुड ह्यूमन राइट्स। अगर रोमेनिया में ह्यूमन राइट्स हैं, बुल्गारिया में ह्यूमन राइट्स हैं, तो फिर टर्की में क्यों नहीं है? अगर इन सब में है तो वो बोलते थे हमें बनाओ। तो अब क्या है कि तो इसलिए इनको प्रॉब्लम रहती है कि यार ये इसको नहीं पसंद कर रहे, इनको है कि हम टर्की को बफर जोन बना के रखें। दूसरी चीज क्या है कि ईयू के ना ओपन बॉर्डर्स हैं, लाइक आई सेड कि स्पेन का जो कोई पर्सन है वो जर्मनी में जॉब कर रहा है, जर्मनी का पोलैंड में, पोलैंड का स्वीडन में। तो इनको लगता है कि इधर से टर्की में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इराक, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन से, और वो टर्की का अपना आईडीज बनवा के फिर आ जाएंगे यूरोप में, और फिर ब्रिटेन वाला ही काम हो जाएगा। एक और जो प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ पे लोग भर जाएंगे इधर के टर्की के और इस तरफ के सारे। एक और जो तीसरी, तो पहली प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, इसको हम बोल सकते हैं इस्लामोफोबिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन की, कि इनको लगता है कि इधर से हमारे यहाँ पे लोग आ जाएंगे। तीसरी चीज क्या है, यूरोपियन यूनियन में विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन
आपके पास में जो पावर रहती है वो मतलब कंट्रीज को जो पावर्स मिली हुई है वो इस हिसाब से मिली हुई है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। उस हिसाब से जर्मनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर टर्की को ऐड कर देते हैं तो फिर जर्मनी को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा टर्की की तरफ से विद इन यूरोपियन यूनियन। अब जर्मनी हैपन्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, तो वो भी ज्यादा हक में नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि एंट्री ऑफ टर्की विल प्रोवाइड लाइक चैलेंज टू जर्मनी। तो जो पहला जो हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू ईयू, उसमें पहला केस आपको समझ आ गया टर्की का। दूसरा क्या है, इन जनरल ही यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस बनी हुई हैं। फॉल्ट लाइंस का मतलब बीच में लोग डिवाइडेड हैं कुछ कुछ आइडियोलॉजीज में। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज हैं, कुछ हैं यूरोफिलिक, कुछ हैं यूरोफोबिक। जैसे यही लगा लो, आप ब्रिटेन को ही लगा लो। ब्रिटेन को है कि यार मेरी एक अपनी स्पेशल आइडेंटिटी बनी रहे और मैं ना यूरोपियन कंट्री बन के ना रह जाऊं एक येट अनदर। तो इसलिए क्या है कि उसको हम बोल सकते हैं यूरोफोबिक कंट्री। ऑन दी अदर हैंड जर्मनी है, वो बोलती है यार हम यूरोपियन पावर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया को लगता है वो यूरोपियन पावर है, यूरोपियन फिलिक है ये यूरोफोबिक है। ऐसी कहीं ना कहीं और भी कंट्रीज ऐसी हैं। तो एक तो कंट्रीज आर डिवाइडेड along these fault lines, यूरोफोबिक एंड यूरोफिलिक। दूसरा क्या है, ईयू में भी ना देर आर सम कोर कंट्रीज। एक और फॉल्ट लाइन क्या है कि देर आर सम कोर कंट्रीज एंड देर आर पेरिफेरल कंट्रीज। कुछ तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे कि से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पेरिफेरल कंट्रीज जिनको अभी ऐड कर दिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया वगैरह, तो उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। तीसरा तो इस इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये फॉल्ट लाइंस को रिमूव करना और यूरोफिलिक और यूरोफोबिक में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोर और पेरिफेरल में कोऑर्डिनेशन बनाना। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है नॉर्थ यूरोप और साउथ यूरोप। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। वो क्या है, ये देखो इधर सीरिया जो है, सीरिया, इराक, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। उसकी वजह से इधर से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं इधर वाले नेशंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं मिडल ईस्ट से माइग्रेट करके, जो हो रही है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हो रही है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? इटली में, इन कंट्रीज में, ग्रीस में। यहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे मिडल ईस्ट से भाग भाग के अपनी जान को बचाने के लिए। लोग हो क्या रहा है कि जो यूएसए है उसने यहाँ पे बॉम्बिंग की हुई है सीरिया में। अब यहाँ पे रशिया भी लड़ रहा है, सीरिया खुद भी लड़ रहा है, इराक, ईरान, ये सारा एरिया टर्बुलेंट है। तो उससे क्या हो रहा है कि इटली, ग्रीस वगैरह में माइग्रेशन हो रहा है, या फिर सो टू से साउथ यूरोप में माइग्रेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये बोलते हैं कि यार हम हमारा क्योंकि बॉर्डर लगता है तो सारे माइग्रेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, स्वीडन के पास, फिनलैंड के पास, नीदरलैंड्स, जर्मनी, तुम्हारे पास तो नहीं आ रहे। ठीक। और ये बोलते हैं यार हम तो ऑलरेडी इतना ज्यादा वो फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। 2007 में ना पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया था बहुत स्ट्रांग। तो आज 13 साल हो गए। तो बोलते हैं एक तो वैसे इतना रिसेशन चल रहा है 2007 से, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोग तो वो नहीं कर रहे हो, माइग्रेंट खुद तो ले नहीं रहे हो। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस को बंद करना चाहिए, तो इस पे भी इनकी बात नहीं बन रही। पर इनको क्या है, जर्मनी वगैरह को, इनको लगता है कि यार यहाँ से ना ये आते रहने चाहिए, कोई बात नहीं, लेट्स लेट टेक द रिफ्यूजीज। क्योंकि उनको क्या फ़ायदा है, इवेंचुअली इनमें से कुछ फिल्टर होकर इधर आ जाएंगे एंड देन जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स विल गेट चीपर लेबर, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक फॉल्ट लाइन ये बनी हुई है नॉर्दर्न यूरोपियन और सदर्न यूरोपियन नेशंस की। तो पहली फॉल्ट लाइन थी हमारा केस ऑफ टर्की, दूसरा यूरोफिलिक यूरोफोबिक, तीसरा नॉर्दर्न यूरोप साउथ यूरोप। चौथा एक और जो ईयू में मसला चल रहा है वो क्या है कि कंट्रीज हैं जैसे कि ग्रीस, पिग्स कंट्रीज बोलते हैं, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन। ये कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसको बोलते हैं सॉवरेन डेट
क्राइसिस, जो आपको राघव सर इकोनॉमी में कराएंगे डिटेल में। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जब किसी सरकार के पास बहुत सारा खर्चा हो और वो खर्चा करने के लिए उसके पास पैसे ना रहे हो क्योंकि वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे सॉवरेन डेट क्राइसिस। तो अब जैसे मान लो ग्रीस का एग्जांपल ले लो। ग्रीस ने क्या किया, इतने सालों से अपने लोगों से टैक्स लेता रहा कि यार यू नो वट, जब आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो वी विल गिव यू पेंशंस, जब आप बड़े हो जाओगे वी विल गिव यू हेल्थ केयर। लेकिन रिसेशन आने के पास अब गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस के पास में पैसे नहीं है इस चीज़ के लिए। नाउ पीपल आर सेइंग कि यार हमने पूरी ज़िंदगी अपने एजुकेशन के लिए हमने सेव नहीं किया, अपनी हेल्थ केयर के लिए सेव नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज सपोज टू टेक केयर ऑफ इट। ना गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी डोंट हैव मनी, वी कैन नॉट डू दैट, देन पीपल आर कमिंग ऑन स्ट्रीट्स फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस, कि जो आपकी सरकार है वही उसी को बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, डेट क्राइसिस हो गया है। तो इस केस में बच्चे क्या है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ग्रीस, कंट्रीज लाइक ग्रीस, दे आर ब्लेमिंग कंट्रीज लाइक जर्मनी। वो बोल रहे हैं कि इन्होंने जब ईयू में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है तो वही ऐसी बनाई है जिससे जर्मनी को तो बन गया नेट एक्सपोर्टर, और नीदरलैंड्स तो, और ये बेल्जियम, फ्रांस, ये सब तो बन गए नेट एक्सपोर्टर्स, और हम सब बन गए बस यहाँ पे इनके गुड्स कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स। तो इस तरह से इनकी ये भी प्रॉब्लम चल रही है सॉवरेन डेट क्राइसिस की। तो एक ये इशू है, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, पिग्स नेशन की ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इट इज गोइंग थ्रू वे टू मेनी चैलेंजेस। इन एडिशन टू दैट कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं इनको, ये वाले आपको समझ आ गए होंगे, नोट्स में डिटेल में दिए हुए हैं। इन एडिशन टू दैट इनकी जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो क्या है, सबसे पहले तो वही रिफ्यूजी क्राइसिस, मिडल ईस्ट से बहुत रिफ्यूजीज आ रहे हैं। तो इनके लिए एक एथनिक डायलेमा हो गया कि एथनिक डायलेमा ये है कि इनको घुसाया जाए ना घुसाया जाए। अगर नहीं घुसाते तो ये आप मॉरली आप ऐसे लगते हो कि भाई कोई, आर यू सेइंग अदरवाइज, इतने बड़े मॉरल प्रिंसिपल्स देने वाले दुनिया को यूरोपियंस, आर यू सेइंग कि कोई यहाँ मरता है मरे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? हाउ कैन यू नॉट ओपन योर डोर टू दोज हु आर अदरवाइज गोइंग टू डाई? तो रिफ्यूजी क्राइसिस है। दूसरा फिर ट्रांसनेशनल टेररिज्म, उसमें जो एक स्पेशल यूरोप में प्रॉब्लम आ रही है टेररिज्म को लेके, जो चैलेंज है वो है जिसको हम बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक प्रॉब्लम। लोन वुल्फ अटैक प्रॉब्लम क्या होती है, ये सुनो, ये इंपॉर्टेंट भी है। लोन सिक्योरिटी में आपको पेपर 3 में काम आएगा। वुल्फ अटैक, ये प्रॉब्लम क्या है? ये बच्चे ऐसा है कि लेट्स से ये दिस इज द एंटायर यूरोप। यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन रह रहा है जो हु इज अदरवाइज बॉर्न एंड रेज्ड इन फ्रांस ओनली, इधर का ही बच्चा है वो कहाँ से, पाकिस्तानी माइग्रेंट से, उसके पेरेंट्स यहाँ पे आके रहने लग गए या जर्मनी में या पोलैंड में। इसने कोई आईएस या अल कायदा या कोई भी ऐसी बॉडी भी नहीं ज्वाइन की, बस क्या किया, उनसे इतना इंस्पायर हुआ कि वन फाइन डे ही डिसाइड्स कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू गो आउट एंड किल पीपल। अकेला गया और बस लोगों को मार दिया, अकेला गया कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे दिया, अकेला गया एंड देन ही हैज इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। दिस काइंड ऑफ अटैक्स दे आर हैपनिंग इन यूरोप। वो बोल रहे हैं कि इसका पॉसिबली रीजन ये है कि जो यहाँ से गए उनके जो बच्चे वहाँ पे हैं, दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस, दे डोंट रियली आइडेंटिफाई विद देम, फ्रांस वालों से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अगर वो फ्रेंच हैं तो, और ना ही वो आइडेंटिफाई कर पाते अपनी रूट से। तो वो उससे फिर जब उनको ऐसा लगता है तो उनको एक आइडेंटिटी से मिलती है इधर से कि अरे हाँ यार, हाँ ये सीरिया में तो ये क्या ही हो रहा है मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ या जिसके साथ में भी, एंड दे जस्ट अटैक। सो लोन वुल्फ अटैक इज वन प्रॉब्लम दैट दिस ईयू इज सफरिंग फ्रॉम। उसके बाद में फिर बाकी भी इनके साथ में प्रॉब्लम है। एक है जिसमें से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ, इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि
अमेरिका फर्स्ट, मेक इन अमेरिका, हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन। तो इनको है कि यार फ्री ट्रेड रखते हैं यूएसए के साथ में, यूएसए इनकी इतनी बड़ी मार्केट है और यूएसए से इतनी सप्लाईज भी आती हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप को है कि यार बस अमेरिका इनवर्ड लुकिंग है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इनको एक ये प्रॉब्लम हो रही है। सो दीज आर दी चैलेंजेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो आई होप आपको समझ आया सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का, इसकी इंस्पिरेशन फ्रॉम इमैनुअल कांट टू विक्टर ह्यूगो। दूसरा इसकी इंटीग्रेशन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बहुत हुई है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी बहुत हुई है। तीसरा आपको समझ आ गया क्राइटेरिया क्या है मेंबर बनने का। चौथा ट्रीटीज भी आपको समझ आ गई। पांचवा इसके चैलेंजेस भी समझ आ गए एंड सो ऑन। सो दैट इज योर यूरोपियन यूनियन इंडिपेंडेंटली एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं, या पहले हम देखते हैं अब इंडिया ईयू, इंडिया के यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे रिलेशन। इंडिया ईयू जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडिया ईयू के बारे में क्या बोला जाता है सुनो, इट्स फनी बट इंडिया ईयू रिलेशनशिप आर कॉल्ड अ लवलेस अरेंज्ड मैरिज। वाई डू वी कॉल इट अ लवलेस अरेंज्ड मैरिज? बोलते हैं कि वैसे तो ऑन पेपर तो इंडिया और ईयू की है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बट in reality there is neither anything strategic nor partnership between the two nation। जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो आपको लगता है कि यार कुछ ऐसे कॉपरेशन तो खास है नहीं है इन दोनों के बीच में। हाँ वैसे कहने को इन्होंने बोल रखा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो प्रैक्टिकली देखते हो उससे क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप ये लगाओ कि यूरोपियन यूनियन का जो पाकिस्तान को लेके इशू रहता है दैट इज नॉट इन फर्स्ट, जो ईयू का ईयू स्टैंड ऑन पाकिस्तान वो इज नॉट इन सिंक विद इंडिया स्टैंड। तो यूरोपियन यूनियन यूजुअली बोल देता है कि नहीं पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान इज नॉट परपेचुएटिंग टेररिज्म बट इट इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। ठीक, तो पहला तो ये। दूसरा यूरोपियन यूनियन का स्टैंड ऑन कश्मीर। तो ये कई बार ये ऐसी वाली बातें कर देते हैं कि इंडिया ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है कश्मीर में एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तीसरा यूरोपियन यूनियन का स्टैंड ऑन वेरियस मैटर्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम आप आपको कराएंगे ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी कराऊंगा आपको आईआर में और राघव सर भी कराएंगे इकोनॉमी में। तो डब्ल्यूटीओ में आप देखोगे कि बहुत सारे इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू है, सब्सिडी से रिलेटेड इशू है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू है। उसमें जैसे यूरोपियन यूनियन वांट्स इंडिया टू पे फॉर दी वर्ल्ड, जो भी खर्चा हो रहा है दुनिया का क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, पर इंडिया बोलता है कि हमारी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंशियल है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर यूरोपियन यूनियन की ज़्यादा है हमारी कम है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर आपके वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर फॉर एग्जांपल एक और जो इशू रहता है वो रहता है रशिया को लेके। रशिया ने कुछ साल पहले यहाँ पे इधर एक एरिया है यूक्रेन के नीचे, क्रीमिया, उसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, अपनी कंट्री में मिला लिया था। तो जब वो किया उसने तो इंडिया का स्टैंड जो था वो ईयू के स्टैंड से मीट नहीं किया। इस तरफ इधर ना क्रीमिया, CRIMEA, क्रीमिया के एनेक्सेशन पे भी हमारे मैच नहीं के व्यूज। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन पेपर तो कर ली है लेकिन ग्राउंड पे हमारे इतने ज़्यादा वो नहीं हो रहे हैं। कंक्रीट मैटर्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्जेंस है। तो अब अदरवाइज अगर एक और जिसका इसी का मैं एक चीज़ आर्ग्यूमेंट ऐड करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ईयू जो है ये पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है, स्पेंडिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो करता है इंडिया रिसीव्स ओनली 1% ऑफ EU's FDI। चाइना ऑन द अदर हैंड रिसीव्स अबाउट 10% ऑफ EU's FDI। तो इंडिया बोलता है कि यार आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करते हो, वो बोलते हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने की हालत ही नहीं है, आपके यहाँ पे करप्शन इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं आती, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी मुश्किल है एंड देन सो ऑन। हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अब थिंग्स आर डिफरेंट। तो खैर तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो इतनी कॉपरेशन थोड़ी सी मिसिंग है।
इस कॉपरेशन को थोड़ा ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ही अडॉप्टेड समथिंग कॉल्ड एजेंडा 2020। ये एजेंडा 2020 क्या है कि जिसके अंदर हमने सोचा था कि इंडिया और ईयू, जस्ट लाइक इंडिया एंड आसियान, इंडिया एंड ईयू विल हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा सो दैट वी आर हैविंग बेटर रिलेशनशिप। काफ़ी ट्रेड होने लग गया हमारे बीच में, और उनके गुड्स यहाँ आ रहे हैं, हमारे उधर जा रहे हैं, सर्विसेज इधर जा रही हैं, उधर आ रही हैं, तो उससे रिलेशनशिप बेटर होंगे। बट कुछ ना शॉर्ट कमिंग्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड ईयू, देर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईयूज के कंसर्न, यूरोपियन यूनियन के क्या कंसर्न है इंडिया को लेके। वो बोलते हैं कि इंडिया उन सेक्टर्स में बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो जाता है, वो सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को ओपन अप नहीं करता यूरोप के लिए, ओपन अप नहीं करता है इंडिया यूरोप के लिए द सेक्टर्स इन विच ईयू हैज एडवांटेज, वेयर यूरोपियन यूनियन हैज एडवांटेज। तो बोलते हैं कि कैसे? वो बोलते हैं कि लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग, डेनमार्क का जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका दूध है, चीज़ है एंड देन सो ऑन, वो सारे के सारे इंडिया में बिकने चाहिए, बट इंडिया इसमें प्रोटेक्शनिस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में अभी हमारे घरों में दूध कहाँ से आता है? अमूल है ना, मदर डेयरी, ये वाला, या फिर कोई दूध वाले भैया आपके उधर घर के बाहर दूध दे के जाते होंगे। सो अगर डेनमार्क का दूध आ जाता है डेयरी का, तो इसके लिए ना ये सब जो है ना अमूल, मदर डेयरी टाइप जो कॉपरेटिव्स है, दीज कॉपरेटिव्स दे अपोज कि नहीं नहीं नहीं, ये डेनमार्क का, ये स्वीडन का, बेल्जियम का दूध इंडिया में नहीं आना चाहिए, इनके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज अमूल के पास दूध कहाँ से आ रहा है? पूरे गुजरात में, यहाँ वहाँ पे जो गांव में रूरल लेडीज काम कर रही हैं, घर पे पति ही खेती करते हैं, हस्बैंड गोज आउट फॉर फार्मिंग एंड द वाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ से वन कैटल एट होम, वहाँ सबसे कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वेर का एंड ऑल दिस बॉडीज प्रोसेस करते हैं और फिर लोगों को देते हैं। तो इनको लगता है कि अगर डेनमार्क से हमें इतना ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा तो जो मिलियंस ऑफ रूरल वुमेन है दे विल रन आउट ऑफ, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली वुमेन, दे विल रन आउट ऑफ लाइवलीहुड। तो इसलिए हम नहीं कर सकते। तो अमूल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बोलता है इसके अगेंस्ट ना कि टैरिफ लगाना चाहिए जो डेनमार्क से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ये है कि ईयू को होता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स तो आप बिकने नहीं देते। दूसरी चीज़ है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में भी यही है। तो वो क्या है, वो उनको लगता है कि यार जो BMWs हैं या इस तरह की गाड़ियाँ जर्मनी से आती हैं, से कोई 100 रुपीज़ की गाड़ी है, 150% टैक्स लगा देते हो, वो 250 रुपीज़ की हो जाती है। इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों होती हैं हमारी, तो फिर बिकते नहीं हैं, लोग फिर मारुति खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका ऑपोजिशन करते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये लिबरलाइजेशन करो, ये टैक्स लगाना बंद करो। इसका ऑपोजिशन करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। ये बोलती है कि आज जब जर्मनी से कोई गाड़ी 100 रुपये की बन के इंडिया में आती है और हम उस पर 150 रुपीज़ टैक्स लगा के 250 की बेचते हैं, तो BMW को क्या लगता है कि यार यू नो वट, जो गाड़ियाँ इंडिया में बेचनी है ना, इसको इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी मैं इंडिया में ही प्लांट लगा देता हूँ, और जब मैं लगा दूंगा तो यही गाड़ी जो 100 रुपीज़ की है वो मैं 100 रुपीज़ की वहाँ बना के बेच दूंगा। तो इस वजह से इंडिया में ऑटोमोटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये जो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, बेगर पार्टी, ये कहते, इनको लगता है कि कुछ तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, अदरवाइज मेक इन इंडिया तो आपका बस धरा रह जाएगा और जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है वो भी नहीं आएगी, एंड द कार्स विल स्टार्ट टू कम फ्रॉम जर्मनी, you know, completely made from there only, and no manufacturing shall be done in India. Similarly see फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मा में तो अगर हमने यूएस से कर लिया, जो यूएसए के ग्रीवेंसेस हैं वही ईयू के ग्रीवेंसेस हैं, दैट इंडिया शुड अमेंड इट्स आईपीआर एंड इंडिया शुड अलाउ फॉर एवरग्रीनिंग, इंडिया शुड
नॉट डू कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये आपको याद है ना क्या था इंडिया यूएसए में, तो ये वाले जो है आईपीआर रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड है फार्मा का। तो इस तरह से उनके ग्रीवेंसेस हैं। इंडिया इंडिया के क्या ग्रीवेंसेस हैं, ये तो है ईयू के। इंडियाज कंसर्न्स, इंडिया के कंसर्न है सबसे पहला तो ये कि ईयू जो है इसने इंडिया को डेटा सिक्योर नेशन, डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस नहीं दिया हुआ। इफ दिस स्टेटस इज ग्रांटेड टू इंडिया, देन देर इज लाइकलीहुड ऑफ जंप इन इंडियाज बीपीओ सेक्टर। होगा क्या कि इंडिया में जो अभी राइट नाउ क्या होता है कि लेट्स टेक कोई स्वीडन की कंपनी है, उसको अपना सेंटर बनाना है इंडिया में, कोई कॉल सेंटर बनाना है, यहाँ से इधर डेटा शेयर करना है, तो वो ना फिर करते नहीं है कि नहीं यार इंडिया में डेटा सिक्योर नहीं है ऑन। और प्राइवेट कंपनीज को अगर करना होता है तो वो कर लेती हैं, पर उसको अपने कस्टमर्स को बताना पड़ता है डिस्क्लेमर कि यार दैट योर डेटा इज बिंग शेयर्ड विद लाइक वन ऑफ आर ऑफिसेज, जो बीपीओ है हमारा ऑफिस इंडिया में है और आपका डेटा वहाँ पे जाएगा, एंड डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस नहीं है। और जो स्वीडन के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो तो वैसे ही कोई भी काम आउटसोर्स नहीं करेंगे इंडिया को, क्योंकि भाई नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया विद द डेटा। तो इसमें क्या होता है कि अगर इंडिया को डेटा सिक्योर नेशन वो देते हैं तो फिर इंडिया की आईटी, इंडिया के कॉल सेंटर्स, इंडिया का कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो इस सेक्टर में काफ़ी जंप मिल सकता है। एंड इंडियन गवर्नमेंट recently has taken steps in cyber security including amendment in IT Act, and no matter what India tries, but it continues to it just fails to satisfy European Union, so that is very problematic। एक जो चीज़ और है ना जो इंडिया का कंसर्न है वो क्या है देखो इंडिया के पास किसी भी कंट्री को देने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, ह्यूमन बींग, ठीक है, वी हैव ह्यूमन बींग्स। सो इंडिया क्या चाहता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स दे शुड हैव द लिबरल दे शुड हैव दिस liberal domain that they should be able to move to European Union to work. Now European countries as well as companies they often do not recognize Indian degrees। Indian universities से पढ़ के जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ के जब गए उसके बाद में वहाँ पे 1 साल 2 साल पीछे बैठते हैं, देन दे हैव टू डू सम अदर डिग्री, यूरोपियन डिग्री और सर्टिफिकेशन, उसके बाद में दे बिकम एलिजिबल फॉर अ जॉब। पर उसमें क्या हो जाता है 3-4 साल से बंदे ने काम नहीं किया होता, वो वैसे मतलब इससे क्या होता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स लाइक सिंपली स्पीकिंग इंडियन प्रोफेशनल्स should be allowed to work in EU without having to do another degree or another certification। that is India's concern। एक और जो प्रॉब्लम है ना अदरवाइज विच इज नॉट इंडियाज कंसर्न और यूज कंसर्न एज सच, बट इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। वो क्या है कि इंडिया में भी ना क्या है, वी हैव यूनियन गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी पार्टीज चेंज होती रहती हैं। चलो अब तो अलग बात है, नाउ वी हैव मोदी जी फॉर द लास्ट 6-7 years, अदरवाइज यू हैव कांग्रेस, यू हैव बीजेपी, यू हैव अलायंस, सबका मिलके कोalition। सिमिलरली आपने ईयू को भी देखा, ईयू हैपन्स टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। ये जो बॉडीज होती है ना विच आर मेड ऑफ सो मैनी नेशंस, ऐसे इनको हम बोलते हैं सुप्रा नेशनल बॉडीज। सुप्रा नेशनल, दिस इज नॉट लाइक विद इन अ नेशन, तो बियॉन्ड नेशंस, नेशंस के भी ऊपर। तो EU हैपन्स टू बी अ सुप्रा नेशनल बॉडी विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कोई इसमें वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई यूरोपियन यूनियन कमीशन है, कोई यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है, कोई यूरोपियन यूनियन काउंसिल, मिनिस्टीरियल काउंसिल है। तो उसमें ना इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ इंटरेक्ट करने में और यूरोपियन यूनियन को इंडिया के साथ में इंटरेक्ट करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी फील होती हैं कि दैट हाउ टू गो अबाउट इट। सो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। हाउ एवर इंडिया नाउ इज ट्राइंग टू पुश इट फॉरवर्ड, लाइक आई सेड कि मोदी जी लेके आए
एजेंडा 2020, जिसके अंदर वो तो कोविड हो गया, अदरवाइज ही वांटेड टू हैव FTA विद दिस कंट्री, this union, European Union. On top of that, Modi ji has been trying, like BJP, the current government has been trying to have good one-on-one relationship with France, with UK earlier, अभी भी Germany, Sweden, इन सब जो important countries है ना, इनके साथ में कि because once we have good one-on-one relation with these countries, then obviously हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी ज़्यादा अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे, बिकॉज the main members of this organization would be willing to have proper good healthy relations with India. Okay, so this winds up our India and EU as well. अब next class में हम करेंगे Brexit, BRICS, BIMSTEC एंड सो ऑन, और उसके नेक्स्ट क्लास में आपके नेबर स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थैंक यू सो मच.